वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू माय चैनल टॉपर बाय संजीव कुमार, जिसके अंदर हम अकाउंटेंसी को बड़े ही इजी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोग अकाउंटेंसी को बड़े इजी तरीके से उसके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं और जो बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में पढ़ सकें। इस चैनल के अंदर 11th 12th और अकाउंटेंसी की जो बिगनिंग कर रहे हैं, जो बिल्कुल ऐसे अकाउंटिंग को फ्रेश सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए हम यहाँ पर एक ऐसा एक सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे वो अकाउंटिंग को सीख सकते हैं। तो आज हम लोग बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को लेकर आए हैं आपके सामने कि जिसके अंदर कोई भी फ्रेशर या बिगनर जो अकाउंट सीखना चाहता है, चाहे वो 11th क्लास का स्टूडेंट हो या कोई और, तो वो अकाउंटेंसी को कैसे सीख सकता है। तो सबसे पहले अकाउंटेंसी की ये क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं ये किन लोगों के लिए बेनिफिशियल्स हैं। तो अगर हम इनके बेनिफिशरीज की बात करें तो इसके बेनिफिशरीज में सबसे पहले आते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट कौन से? जिन्होंने अभी कॉमर्स में एडमिशन लिया है, चाहे वो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हो, चाहे 12th क्लास के स्टूडेंट हो या किसी भी स्टेट बोर्ड के, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स हैं, बट अकाउंटेंसी की ABC सब जगह एक जैसी ही है। तो हमारा ये जो बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट है इट इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स, CBSE, ICSE एंड ऑल स्टेट बोर्ड्स। इसके बाद सेकेंडली ऐसे लोग जिनका जो कि आज की डेट में स्टूडेंट नहीं है लेकिन फिर भी अकाउंटिंग उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, तो उसके अंदर हम सेकंड कैटेगरी में उन लोगों को लेते हैं जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो कि छोटे छोटे स्मॉल बिजनेसेस करते हैं, अपनी शॉप्स चलाते हैं। तो वो भी अगर इस अकाउंटिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने के बाद अपनी दुकानदार और अपने जो छोटा सा बिजनेस है उसके अंदर अपने बिजनेस की अकाउंटिंग ईजिली कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड आता है जितने भी वो फ्रेशर, ऐसे लोग जो कि ऑलरेडी अकाउंटिंग ऑफिसेज में काम कर रहे हैं या जो मतलब कि बेसिकली एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग ऑफिसेज में जिनको जॉब है। तो देखिए क्या होता है कि जो फ्रेशर हैं उनके लिए तो है ही है, लेकिन फिर भी क्या है कि ऐसे भी लोग हम लोग देखते हैं अपने जीवन में कि जो कई साल से अकाउंटिंग ऑफिसेज में काम कर रहे हैं और पर्टिकुलर उस अकाउंट के अंदर जो भी उनका जो फेमस अकाउंटिंग पैकेज हो, चाहे टैली हो या कुछ और उनके अपने अकाउंटिंग पैकेजेस हों, उसके अंदर वो लोग काम करते हैं। और बड़ी ही एक मतलब रिडिकुलस बात मैं आपको बताता हूँ कि दो तीन तीन साल काम करने के बाद भी उनको अकाउंट्स की ABCD मालूम नहीं होती, सिर्फ यही मालूम होता है कि हाँ भाई हमने उस पैकेज में अकाउंट्स का काम किया था। तो वो लोग भी चाहें तो बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं ताकि अपने ऑफिस में काम करते हुए वो बेसिक जो भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद अपनी अकाउंटिंग जो है उनके बिजनेस की उसको अच्छी तरह से समझ सकें। इसके बाद नेक्स्ट आता है जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के अंदर पर्टिकुलर मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो कि वेरियस अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसमें हमारा कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट CJ, जिसके अंदर अकाउंट्स के सारे लोग हैं। CAG की बात करें जो कि ऑडिट से रिलेटेड है। इसके अलावा चाहे रेलवे हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे PNT हो, तो सभी जगह पर क्या होता है कि प्रमोशनल एग्जाम के रहते ही रहते हैं। तो क्योंकि ये सारी की सारी अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन जो एग्ज़ाम लेती हैं तो उसके अंदर अकाउंट्स जो है एक इंटीग्रल पार्ट रहता है। अगर आप किसी अकाउंटिंग पोस्ट के ऊपर, जैसे AA की बात करता हूँ मैं, तो उसमें अगर वो प्रमोशन लेना चाहते हैं तो अकाउंट का जो एग्ज़ाम है वो एक इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट है एग्ज़ाम का, जो कि बहुत सारे बच्चे जो कि अकाउंटिंग ऑफिसेज में एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो वो बेसिकली क्या है, या तो आर्ट्स स्ट्रीम से आए हैं या साइंस स्ट्रीम से हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं जो कॉमर्स स्ट्रीम से भी हैं, लेकिन फिर भी क्या है कि उनको पढ़े हुए इतना टाइम हो गया कॉमर्स को कि आज उनको वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कहीं ना कहीं पे उनको परेशान करते हैं। तो ये उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियरी होना वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं अकाउंटेंसी की। तो देखिए अकाउंटेंसी जो है वो हर एक लेवल पर है। अगर हम अपने जीवन के अंदर जितनी भी स्टेजेस पर हम चाहे ऑफिसेज में काम कर रहे हैं, चाहे हम शॉप्स में कर रहे हैं, इवन हाउस मेकर की बात करते हैं, घर के अंदर जो लेडीज़ काम करती हैं, तो वो लोग भी सब लोग कहीं ना कहीं अकाउंटिंग को अडॉप्ट करते ही करते हैं। देखिए घर के अंदर की बात करूं मैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि अपना बजट बनाते हैं, कितना पैसा हमारे पास आने वाला है, खर्चा कितने होने वाला है। तो ऑल दीज आर पार्ट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम कि जो हमें ये बताएगा कि हमारी सेविंग कितनी हो सकती है और हम कितनी अपनी प्रॉपर्टीज या एसेट्स क्रिएट कर सकते हैं थ्रू दैट सेविंग।
तो अकाउंटेंसी किसी भी फील्ड को छोड़ती नहीं है, अकाउंटेंसी हर जगह ही है। तो अब आगे बात करते हैं। तो इन जनरल अगर मैं बात करूं अकाउंटेंसी, तो अकाउंटेंसी का पर्पस क्या है, यानी अकाउंटिंग की क्यों जाती है। तो अकाउंटिंग करने का बेसिक पर्पस होता है टू नो प्रॉफिट एंड लॉस। यानी इन जनरल हम किसी से भी पूछेंगे ना कि अकाउंटिंग क्या है, तो उसका रिप्लाई यही आएगा कि अगर भाई अकाउंटिंग यानी सिस्टम है जिससे क्या है कि हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम ब्रॉडर वे में बात करें, पर्टिकुलर अकाउंटिंग की बात करें, तो अकाउंटेंसी जो है इट इज ए वेरी कंप्रीहेंसिव स्टडी। इट इज ए वेरी कंप्रीहेंसिव स्टडी। कंप्रीहेंसिव स्टडी क्यों? क्योंकि इट इज बेस्ड ऑन द रूल्स, रेगुलेशन, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन एंड सम प्रिंसिपल। यानी एक ऐसी कंप्रीहेंसिव स्टडी है जिसको करने के लिए, जिसको सीखने के लिए आपको कुछ रूल्स याद रखने होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करना होता है, कुछ हमारे प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड। तो वो सब चीज़ें जब हम पढ़ लेते हैं तो हम प्रॉपर अकाउंटिंग सीख पाते हैं। तो अगर हम लोग स्टार्ट करें अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर, तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग और उसकी डेफिनेशन क्या है। काफ़ी हद तक जो उसकी डेफिनेशन है वही पूरी की पूरी अकाउंटिंग को इलेबोरेट करती है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टडी करते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग की। तो देखिए अकाउंटिंग का मीनिंग बहुत सिंपल है। अकाउंटिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, अपने फाइनेंशियल बिजनेस की, यानी जो बिजनेस हम कर रहे हैं उस बिजनेस का क्या फाइनेंशियल पोजीशन है वो एसर्टेन करते हैं। और फाइनेंशियल पोजीशन का यहाँ पर मतलब होता है कि एक साल में आप कितना प्रॉफिट कमाते हैं या कितना लॉस अर्न किया आपने, और या किसी भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के एंड पर आपकी बिजनेस की क्या पोजीशन है, क्या आपके पास असेट्स हैं और क्या आपके पास लाइबिलिटीज हैं। तो इन शॉर्ट वी से इट इज ए सिस्टम which shows financial position of a firm, that is profit and loss and balance sheet, that is also called statement of assets and liabilities at the end of an accounting year। कि किसी भी अकाउंटिंग ईयर के क्लोज होने पर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो जो सिस्टम आपको ये बता दे तो दैट सिस्टम इज कॉल्ड अकाउंटिंग। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं। देखिए क्या होता है कि ये हम अकाउंटिंग का मीनिंग का मतलब वो मीनिंग जो इन जनरल सबको मालूम है, बट क्या है कि अकाउंटिंग की कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशंस पहले से ही डिफाइन की हुई हैं। तो हालांकि अकाउंटिंग की बहुत सारी डेफिनेशन है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग को फुल्ली एलाबोरेट करती है, तो दैट डेफिनेशन हैज़ बीन गिवन बाय द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन देता है उसमें ही काफ़ी हद तक आपको अकाउंटिंग का डिटेल स्टडी समझ आता है कि अकाउंटिंग में क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। यानी इसके अकॉर्डिंगली बोलना क्या है कि अकाउंटिंग एक ऐसा आर्ट है जिसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं और समराइज करते हैं किन चीज़ों को, बिजनेस के उन इवेंट्स को जिनको कि इन टर्म्स ऑफ मनी आप मेजर कर सकते हैं या एटलीस्ट जो फाइनेंशियल कैरेक्टर नेचर के हों, और उसके बाद उसको रिकॉर्ड करने के बाद उसको इंटरप्रेट करना यानी उसका एनालिसिस करना, और उसके बाद जो भी रिजल्ट्स आएंगे उन रिजल्ट्स को जो भी उसके कंसर्न यूजर्स हैं, ठीक है, उनको कम्युनिकेट करना। तो दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग बाय अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। इसके बाद अगर हम इस डेफिनेशन को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो इसके बेस पर हमें उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक मिलती हैं जो कि एप्लीकेबल हैं, अकाउंटिंग को डिटेल में आपको बताती हैं। तो सबसे पहले अगर हम फीचर की बात करें कि अकाउंटिंग का सबसे पहला फीचर क्या है, यानी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, तो सबसे पहला होता है कि अकाउंटिंग के वर्क के अंदर इट आइडेंटिफाइज द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। यानी जब हम अकाउंटिंग की बात करेंगे तो अकाउंटिंग का मतलब है कि आप सबसे पहले आपको क्या करना है कि किसी भी बिजनेस में होने वाली जितनी भी फाइनेंशियल इवेंट्स या ट्रांजैक्शंस हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। इसके बाद सेकंड आता है मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी
फॉर रिकॉर्डिंग पर्पस, क्योंकि आपने इसमें रिकॉर्डिंग करनी है। तो देखिए अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो चाहे अकाउंटिंग इंडिया की हो, चाहे जापान की हो, चाहे अमेरिका की हो, चाइना की हो, हर एक कंट्री की अपनी एक करेंसी है। तो जब भी आप अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करेंगे तो रिकॉर्ड करने का मतलब है यानी उसके मॉनेटरी बेसिस पर जो भी वहां की करेंसी है उसके टर्म में आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है। तो देखिए क्या होता है कि बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ट्रांजेक्शन्स का मतलब कि बिजनेस में होने वाले जितने भी लेन देन होते हैं, तो उन ट्रांजेक्शन्स को हम क्या करते हैं, हमारे डेली रजिस्टर्स में नोट करते हैं। तो उस रजिस्टर को हम क्या बोलेंगे, जर्नल, या वो कैश बुक होगी या वो सब्सिडरी बुक्स। इसके बाद नेक्स्ट वर्क जो उसका इंपॉर्टेंट फीचर है अकाउंटिंग का, दैट इज क्लासिफाइंग। यानी आपने इसमें रिकॉर्ड तो कर लिया, इसके बाद आपको क्या करना है, यू आर सपोज टू मेक क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। यानी एक पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन एक साल में हुई है, ऑल ट्रांजेक्शन इन ए ईयर रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर अकाउंट विल बी क्लासिफाइड इन लेजर। उसको हम क्या बोलेंगे, लेजर। यानी इसके अंदर क्या होगा कि हर एक ट्रांजेक्शन पूरे साल में आपके पास जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई हैं, आप सारी ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई करेंगे और जो भी ट्रांजेक्शन एक पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड है उसकी पोस्टिंग आप उस अकाउंट में कर देंगे, उसको रिकॉर्ड कर देंगे, वहां पर ट्रांसफर कर देंगे। दैट विल बी कॉल्ड लेजर पोस्टिंग, जिसमें आप इंडिविजुअल अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है समराइज करना। जब आपने सारे के सारे लेजर्स बना लिए, सारी की सारी जो भी आपके कंसर्न अकाउंट्स थे उनको आपने पोस्ट कर दिया, तो अब आपके पास हर एक ट्रांजेक्शन जितने भी अकाउंट है सबकी ट्रांजेक्शन अवेलेबल है। तो उसके बेस पर आप क्या करेंगे, उनकी समरी बनाएंगे। समरी बनाने का मतलब है कि आप एक ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस का जो बेसिक पर्पस होता है वो ये चेक करना है कि आपने जो भी अकाउंटिंग की है दैट अकाउंटिंग इज करेक्ट और नॉट, यानी अर्थमेटिकल वो ठीक है भी या नहीं है। इसके बाद उसके बेस पर आप क्या करेंगे, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे यानी प्रॉफिट एंड लॉस, और साथ में आप क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। तो ये वर्क रहा किसका, समराइजिंग का। इसके बाद नेक्स्ट वर्क जो आता है, जो फीचर आता है जो अकाउंटिंग में किया जाता है, दैट इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। यानी जब आपने अपना इनकम स्टेटमेंट बना लिया, बैलेंस शीट बना ली, तो उसके बेस पर आप एनालिसिस करेंगे। क्या एनालिसिस करेंगे कि जो प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है, क्या इतना प्रॉफिट हमने एक्चुअल में अर्न किया है या नहीं किया। यानी आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको आप एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने का पर्पस क्या होता है या उसके बेस पर क्या इंटरप्रिटेशन करेंगे आप, तो उसको करने का पर्पस होता है कि बाद में आप उसको कम्युनिकेट करना, आपको उसको कम्युनिकेट करना है बाद में। तो कम्युनिकेट करने का मतलब है, देखिए अकाउंट्स जो होता है हम खुद के लिए भी बनाते हैं और साथ में हमारे बिजनेस से लिंक्ड जितने भी लोग हैं, यानी हमारे बिजनेस के अंदर क्या होता है कि हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट खुद का तो है ही कि हम लोगों को देखना है कि हमारा बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। साथ ही साथ हमारे बिजनेस में बहुत सारे लोग ऐसे भी जुड़े होते हैं जो कि हमारे बिजनेस से डील करते हैं। तो उन लोगों को भी हम अपने जो भी अकाउंट्स हैं वो कम्युनिकेट करते हैं ताकि वो हमारे बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट कर सके और हमारे बिजनेस से जुड़ सकें और साथ में जुड़े रहें। तो यहाँ पर अगर हम यूजर्स की बात करूं तो यहाँ पर आपको दो तरह के यूजर्स पढ़ने को मिलेंगे। चाहे आप आज के फर्स्ट लेक्चर में यूजर्स की बात करूं मैं, चाहे आज जब आप एडवांस अकाउंटिंग करेंगे तब के यूजर की बात करूं, तो यूजर हमेशा दो ही तरह के मिलेंगे आपको। फर्स्ट वन विल बी द इंटरनल यूजर। इंटरनल यूजर का मतलब जो बिजनेस में डायरेक्टली लिंक्ड है। जैसे अगर सोल प्रोप्राइटरशिप यानी एक इंडिविजुअल बिजनेस की मैं बात करूं, तो उस बिजनेस में क्या होता है, एक ही ऑनर होता है, तो वो उसका इंटरनल जो है ऑनर जो है वो इंटरनल यूजर है उसका। अगर हम पार्टनरशिप बिजनेस की बात करते हैं तो पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर क्या होगा कि इंटरनल यूजर कौन है, जितने भी पार्टनर्स जो बिजनेस कर रहे हैं वो सब इंटरनल यूजर्स हैं। अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करें तो जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं दे आर द इंटरनल यूजर। इसी तरह से बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करें तो उस कंपनी में जितने भी शेयर होल्डर होते हैं, जिन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है, जिन्होंने कंपनीज के शेयर्स खरीद रखे हैं, तो दे आर नोन एज द इंटरनल यूजर। तो सब इंटरनल यूजर भी इसमें इंटरेस्टेड होते हैं, तो उनको हमें ये कम्युनिकेट करना है। और साथ साथ में बिजनेस में इंटरनल यूजर के साथ में कुछ एक्सटर्नल यूजर भी है। अब एक्सटर्नल यूजर कौन है, एक्सटर्नल यूजर मान लीजिए कि जैसे बैंक्स जिनसे आप लोन लेते हैं, तो वो आपको लोन देंगे या नहीं देंगे, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन चेक करेंगे
कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है या नहीं है, आप बिजनेस को जो भी आपको लोन देना है बैंक वालों ने, क्या आपकी रिपेइंग कैपेसिटी है या नहीं है। इसके बाद साथ में क्रेडिटर्स का मतलब वो लोग जो बिजनेस को आप जिनसे आप गुड्स परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट पे, तो क्या वो आपको जो है ऑन क्रेडिट गुड्स जो है सप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, क्या आप उनका टाइमली पैसा दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे वाइटल, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी टैक्सेशन अथॉरिटीज, तो वो लोग भी इंटरेस्टेड होते हैं आप एज एन एक्सटर्नल यूजर आपके अकाउंट्स में। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आपसे टैक्स लेना है, तो जितना भी आप प्रॉफिट कमा रहे हैं उसके ऊपर आप प्रॉपर टैक्स पे करते हैं या नहीं करते, तो दैट उनको पता कहाँ से लगता है, जब आप उनको अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये सब रहे सारे के सारे फीचर्स जो कि हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन के बेस पर पढ़े। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, फंक्शंस हैं, एडवांटेजेस हैं और क्या उसकी लिमिटेशंस हैं, तो ये सब हम एक एक करके इस लेक्चर में पढ़ेंगे। चलिए, नाउ वी मूव टू ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, कि हमारा जो अकाउंटिंग वर्क है, जो अकाउंटिंग हम कर रहे हैं, उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या हैं। हालांकि जो भी आपने अभी तक मीनिंग और डेफिनेशन पढ़ा, उसके बाद आपको सब कुछ लगभग एक जैसा ही लगेगा, बट फिर भी उसके एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग के, तो लेट्स स्टडी। नंबर 1, इट हेल्प्स इन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी अकाउंटिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस के अंदर होने वाली जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। नंबर 2, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, जब आपने अपनी सभी ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड कर लिया तो देन इट हेल्प्स अस इन डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, मीन्स कि आपका क्या प्रॉफिट रहेगा, क्या लॉस रहेगा, और एक पर्टिकुलर ईयर एंड के पास आपके पास कितनी एसेट्स होंगी और कितनी लाइबिलिटीज होंगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव एक अकाउंटिंग का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जब आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन कर लेते हैं कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपकी क्या अकाउंटिंग पोजीशन रही, क्या बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है, तो उसके बेस पर वेरियस फैक्टर्स को स्टडी करके जो मैनेजमेंट है वो क्या करती है, वेरियस डिसीजंस ले सकती है। तो हमारी अकाउंटिंग का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि इट हेल्प्स टू द मैनेजमेंट फॉर टेकिंग वेरियस डिसीजंस। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशंस टू यूजर, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि हमारे बिजनेस के अंदर बहुत सारे यूजर्स होते हैं, कुछ इंटरनल कुछ एक्सटर्नल, तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है उन यूजर तक पहुंचे, ये एक मेन ऑब्जेक्टिव है किसका, अकाउंटिंग का। इसके बाद नेक्स्ट वी मूव ऑन टू फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो फंक्शंस की बात करें तो पहला फंक्शन तो अकाउंटिंग का यही है कि इट इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, कि आप इसके बेस पर अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकते हैं सिस्टमेटिक मैनर में। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। जब हम किसी भी इकोनॉमी में हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के कुछ कंप्लाइंसेस होते हैं कि जिस कंट्री में आप काम कर रहे हैं या जिस इकोनॉमी में आप बिजनेस कर रहे हैं, तो उस इकोनॉमी को आपको कुछ वापस भी देना है, और वो क्या वापस देना है आपको, आपके टैक्सेस पे करने हैं। तो टैक्सेस पे करने के लिए आपने अपने जो अकाउंट मेंटेन किए हैं वो प्रॉपर किए हैं नहीं किए, या जो वहाँ की लीगल रिक्वायरमेंट है उसको आपने उसके हिसाब से अपने अकाउंट मेंटेन किए हैं या नहीं किए हैं। तो जब आप अकाउंटिंग करते हैं, अपना अकाउंटिंग वर्क करते हैं, तो उस कंडीशन में इट मीन्स यू आर मीटिंग योर लीगल रिक्वायरमेंट। इसके बाद नेक्स्ट आता है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कि जब आप सारे के सारे ये काम करेंगे जिसमें आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे, फाइनेंशियल पोजीशन बनाएंगे, तो सबसे लास्ट जो हमारा फंक्शन आता है कि जो भी उसके यूजर्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन उनको हम लोग कम्युनिकेट कर दें। तो ये हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। इसके बाद करते हैं हम किसकी, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग की, कि अकाउंटिंग करने के एडवांटेजेस क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो सबसे बिगेस्ट एडवांटेज है अकाउंटिंग का, इट रिप्लेसेस मेमोरी, यानी कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी अकाउंटिंग फर्म पूरे साल में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको याद रखना पाना बहुत मुश्किल है। तो जब हम अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को डे बाय डे पर रिकॉर्ड कर लेते हैं तो उस कंडीशन में वी नीड नॉट टू कीप एनीथिंग इन अवर मेमोरी। हमको कुछ भी चाहिए
तो हम उस डेट के अकाउंट्स खोलकर चेक कर सकते हैं। इसके बाद इट हेल्प्स इन कंपैरेटिव स्टडी। जब आप अपने अकाउंट मेंटेन करेंगे तो उसके बेस पर क्या होता है कि आप कंपैरेटिव असेसमेंट भी कर सकते हैं कि जो भी आपने बिजनेस किया वो आपका इंटरनली कितना सक्सेसफुल रहा, और बिल्कुल सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन जो आपके साथ में आपकी इकोनॉमी में काम कर रही हैं, जो आपके कंपटीटर्स हैं, तो उनके साथ में भी आप अपना कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं कि आपका बिजनेस कहाँ स्टैंड करता है। तो यहाँ पर अगर कंपैरेटिव स्टडी की बात करूँ तो कंपैरेटिव स्टडी दो तरह की निकल कर आएगी, एक इंट्रा और एक इंटर। इंट्रा के अंदर क्या होता है कि हम पिछले 2-1 साल के जो हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड हैं उनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं ताकि हमको पता लगे कि हमारी परफॉर्मेंस ऊपर की तरफ जा रही है या डाउन हो रही है। इसके बाद इंटर के अंदर दो सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन या सिमिलर जो अकाउंटिंग फर्म्स हैं उनको हम आपस में उनके अकाउंट्स को कंपेयर कर सकते हैं ताकि पता चले कि हम बेटर बिजनेस कर रहे हैं या कोई दूसरी फर्म जो सिमिलर बिजनेस कर रही है उसका परफॉर्मेंस अच्छा है। इसके बाद नेक्स्ट आता है सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अकाउंटिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि जितना भी हमारा टैक्स का डिस्प्यूट्स है, टैक्स को पेमेंट करने में किसी तरह कोई डिस्प्यूट ना हो और हम अपनी जो टैक्स लायबिलिटी है उसको प्रॉपरली सेटल कर सके, तो इट हेल्प्स अवर अकाउंटिंग सिस्टम। इसके बाद एविडेंस इन कोर्ट। अगर मान लीजिए कि किसी ईयर के अंदर कुछ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को लेकर कुछ डिस्प्यूट हो जाता है और वो मामला अगर कोर्ट में पहुंच जाता है तो हम अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड को एज एन एविडेंस कोर्ट में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑडिटेड होते हैं, सर्टिफाइड होते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड सारे के सारे, तो वो एज एन एविडेंस कोर्ट में भी वर्क करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हेल्प इन सेल ऑफ बिजनेस। मान लीजिए कि किसी रीजन से हमको अपना बिजनेस सेल आउट करना है, तो उस कंडीशन में हमारे बिजनेस की वैल्यू क्या है, तो वो वैल्यू भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। कब? जब हम प्रॉपरली अपने अकाउंट्स रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। इसके बाद हेल्प इन इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। आपने बहुत बार सुना होगा कि इंसॉल्वेंसी हो गई। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या है? बैंकरप्सी। बैंकरप्सी का मतलब क्या है कि व्हेन ए पर्सन इज अनएबल टू पे ऑफ हिज डेब्ट। अगर मान लीजिए कि कोई आदमी अपने जितने भी उसने लोन लिए हैं अगर वो पे नहीं कर सकता अपनी एसेट्स को बेचकर भी, या अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी अगर वो यूज करता है तब भी अपने लाइबिलिटीज को अगर पे नहीं कर पा रहा, अपने डेब्ट्स को पे नहीं कर पा रहा, तो इट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ इंसॉल्वेंसी। तो अगर किसी पर्सन की इंसॉल्वेंसी हो जाती है तो उसकी एक्चुअल इंसॉल्वेंसी हुई है या नहीं है, इसको डिटरमाइन करने के लिए जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है हेल्प करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है, देखिए इतने सारे हमने फायदे पढ़ लिए, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, लेकिन क्या होता है कि हर एक चीज की कुछ ना कुछ लिमिट्स भी होती है, कुछ लिमिटेशंस जो होती हैं जो हमारे जितने भी फायदे हम गिना रहे हैं उसको एक तरफ से जीरो भी कर सकती हैं। तो अकाउंटिंग की क्या लिमिटेशंस हैं, क्या उसके एक्सेप्शंस हैं, मतलब क्या चीजें जो है जो उसके अगेंस्ट जाती हैं, उसमें नंबर 1 आता है अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट का मतलब होता है कि हम जो भी अकाउंटिंग करते हैं उसमें क्या होता है, हालांकि हम हर काम जो अकाउंटिंग में जो भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं या जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसके कुछ ना कुछ एविडेंस होते हैं हमारे पास, बट फिर भी क्या होता है कि कुछ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स ऐसी होती है जिसमें क्या होता है हमें एस्टिमेट करना पड़ता है, वो इंफॉर्मेशन फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल साल के एंड में जितना भी हमारा स्टॉक बच जाता है जो अभी सेल आउट नहीं हुआ, तो उसका वैल्यूएशन हो सकता है कि कई बार हम एग्जैक्ट कर पाए, हो सकता है ना भी कर पाए। इसके अलावा नेक्स्ट आता है यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स। हमारे पास जितनी भी एसेट्स होती है उन सबको हमें डेप्रिसिएट करते हैं हर साल कि जितना भी उसका यूज हुआ उसको हमें उतना लॉस दिखाना है एसेट्स का कि इतनी वैल्यू कम हो गई। लेकिन हम डेप्रिसिएशन कितना लगाना है, एसेट्स की वैल्यू को कितना कम करना है, ये डिपेंड किस पर करता है? ये डिपेंड करता है जिस समय हम रेट डिसाइड करते हैं कि हमको कितने साल में इसको डेप्रिसिएट करना है, तो हमारी एसेट्स की यूजफुल लाइफ क्या है, तो ये भी हमको एस्टिमेट करना पड़ सकता है, क्योंकि वो हो सकता है कि एस्टिमेट हमारा ठीक हो और हो सकता है एग्जैक्ट ना भी हो। इसके बाद पूरे साल में जितने भी लोगों को हमने गुड सेल किए, जब हम उनसे कलेक्शन करते हैं, जब उनसे पैसा लेते हैं, तो हमको क्या होता है कि देयर माइट बी सम अमाउंट विच मे बी प्रूव्ड बैड डेट। बैड डेट्स का मतलब है कि हो सकता है कि वो पैसा हमको मिले ही ना, तो हमको कितना प्रोविजन करना है, कितना हमको एस्टिमेट करना है कि एक साल में इतना पैसा हमारा जो है इर्रिकवरेबल हो सकता है।
तो वो भी प्योर एस्टिमेटेड वर्क है। तो इसीलिए हम जितनी भी इंफॉर्मेशन कई बार रिकॉर्ड करते हैं, सम टाइम इट मे नॉट बी फुल्ली एग्जैक्ट। इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं हम, इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट का मतलब होता है कि क्वालिटी, देखिए बुक्स में हम जो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है, लेकिन क्वालिटेटिव फैक्टर्स, फाइनेंशियल तो हमने रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, बिजनेस के अंदर जो ट्रस्ट है, बिजनेस के अंदर जो मैनेजमेंट की ऑनेस्टी है, तो इन चीजों को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और किसी भी बिजनेस को रूइन तक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि मैनेजमेंट चीटिंग करने पे आ जाए और आपको पता ना लगे, क्योंकि आप पूरा का पूरा बिजनेस जो है कई बार मैनेजमेंट के भरोसे पर चलाते हैं, तो हो सकता है कि मैनेजमेंट अगर ऑनेस्टी से काम नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन में ये जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स है, चाहे वो गुड वे में हो चाहे वो बैड वे में हो, ये दोनों ही अकाउंटिंग को बहुत वर्स्ट तरीके से अफेक्ट करता है, यानी इससे हमारा बिजनेस बहुत अफेक्टेड हो सकता है। इसके बाद आता है इफेक्टेड बाय प्राइस लेवल चेंजेस। देखिए क्या होता है कि हम जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पर हम अकाउंटिंग करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, तो उसके बेस पर हमको क्या होता है, फ्यूचर में डिसीजन लेने होते हैं। तो जो भी हमने अकाउंटिंग रिकॉर्ड अब तक बनाए हैं वो सारे के सारे हमने उस रेट्स पर बनाए हैं जो पिछले साल हमारा इन्फ्लेशन रेट था, या पिछले साल तक हमारे जो रेट्स चल रहे थे। तो अभी क्या है कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, तो टाइम चेंज होने के साथ साथ में प्राइस लेवल जो है चेंज होते ही हैं, ठीक है। जैसे रेट बढ़ जाते हैं, रेट कम हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में रेट का कम होना या बढ़ना, तो ये भी हमारी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस के बेस पर हम जो डिसीजंस लेते हैं उसको अफेक्ट करता है। इसके बाद जो भी हम डेटा यूज करते हैं वो हिस्टोरिक होता है। तो हिस्टोरिक डेटा का मतलब जो पास्ट में चला गया उसके बेस पर अकाउंटिंग है। तो क्या पास्ट के बेस पर हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं? तो सम टाइम हमारे डिसीजंस में भी हो सकता है कि डाउटफुल हो जाएं। और इसके बाद लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताने जा रहा हूं, जो कि आपको अक्सर एग्जाम में भी पूछा जाता है, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है? विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि जब भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड प्रिपेयर किए जाते हैं और प्रेजेंट किए जाते हैं, तो उसको हमेशा क्या किया जाता है कि उसको जो है विंडो ड्रेसिंग किया जाता है। विंडो ड्रेसिंग करने का मतलब होता है कि उसको इस तरह से बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है कि सामने वाला आदमी इंप्रेसिव होकर एकदम से अट्रैक्ट हो जाता है बिजनेस के अंदर कि वाह भाई वाह, बिजनेस के अंदर तो बहुत प्रॉफिट है, असेट्स भी बहुत अच्छी है इनके पास, और बिजनेस जो है ग्रोथ में दिख रहा है। भले ही हमने उसको लिपा पोती करके या उसको जो है आर्टिफिशियली जो है हमने उसको प्रेजेंट किया हो। तो ये एक बहुत बड़ा एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस का, कि जितने भी बिजनेस जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस को जब प्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या करते हैं, ऐसा बनाकर प्रेजेंट करते हैं ताकि सामने वाला बिजनेस के अंदर अट्रैक्ट हो जाए, जबकि हो सकता है कि उस बिजनेस के अकाउंटिंग रिकॉर्ड कुछ और ही बोलते हों। तो ये अभी तक हमने ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस, एडवांटेजेस और लिमिटेशन पढ़ लिए। यहाँ पर आकर हमारा अकाउंटिंग का पहला बेसिक चैप्टर फिनिश होता है, जिसमें हमने बेसिक आइडिया ले लिया कि अकाउंटिंग होती क्या है। अभी अगले लेक्चर्स के अंदर हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, साथ में अकाउंट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी क्या है। यानी जब आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो अकाउंटिंग करते समय या अकाउंटिंग आगे पढ़ते समय जो आगे चैप्टर्स आएंगे उन सब में क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज होगी, क्या क्या वर्ड्स यूज होंगे, ठीक है, और उनके मीनिंग क्या है और वो किस तरह से अकाउंट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप प्लीज़, अगर आप नए व्यूअर हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं।